नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टैक्स ऑफ थिंग्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत रिसेंटली एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है, आपके स्क्रीन्स पर ये खुला हुआ है। 18/2022 है ये नोटिफिकेशन का नंबर। और यहाँ पर उसने क्या किया है, ये डिस्कशन वीडियो का इसलिए आ रहा है क्योंकि अब हमको फाइल करना है GSTR 3B, और GSTR 3B को फाइल करते समय कुछ बातों का और हमें ख्याल करना है। कुछ सेक्शंस ये जो नोटिफिकेशन है ये सेक्शंस कुछ को नोटिफाई कर रहा है। हालांकि ये सेक्शंस हमारी फाइनेंस एक्ट 2022 में ही आ गए थे, मगर गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई नहीं किया था। अब गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई कर दिया और यहाँ पर ये कहा गया है, आप देख रहे हैं, 1 डे ऑफ अक्टूबर 2022 से आपके कौन कौन से सेक्शंस लागू हो जाएंगे। सेक्शंस 100 to 114 लागू हो जाएगा, मगर इसमें कौन कौन से नहीं लागू होंगे, 110C और 111C। ये दो सेक्शंस हैं जो गवर्नमेंट अभी फोकस नहीं कर रही है, अभी लागू नहीं कर रही है। बाकी सारे सेक्शंस आपके लागू हो जाएंगे। तो हम चलते हैं कि सेक्शंस क्या क्या हैं। अभी आपके सामने खुल गया है फाइनेंस एक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन 100 है, ये फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 100 है और ये अब इफेक्टिव हो गया है 1 अक्टूबर 2022 से। यहाँ पर देखिए, हम सारी बातें जो हम करेंगे वो काफ़ी हद तक 3B के लिए होगी, मगर नॉट लिमिटेड टू 3B। इसमें कुछ और भी बातें हैं, वो भी आपसे हम डिस्कस करेंगे बहुत कंसाइज रूप में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें इसी से मोटिवेशन मिलता है। तो अपनी बात शुरू करते हैं सेक्शन 100 से। सेक्शन 100 जो है वो सेक्शन 29 को अमेंड करता है, और सेक्शन 29 है आपका कैंसलेशन ऑफ GST रिटर्न्स। और ये यहाँ पर जो बात हो रही है ये आपके कॉम्पोजिशन डीलर्स की बात हो रही है। पहले कॉम्पोजिशन जो डीलर्स थे, जो डीलर्स जिन्होंने कॉम्पोजिशन को ऑप्ट कर रखा था, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता था यदि वो 3 महीने अपने कंसेक्यूटिव 3 टैक्स पीरियड्स की रिटर्न फाइल नहीं करते थे। इसको बदल दिया गया है। यहाँ पर कहते हैं कि अब कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, अगर आपने ये वाला 6 मंथ्स की कॉन्ट्रवेंशन कर दी, 6 महीने की आपने लगातार रिटर्न नहीं फाइल करी है, तो अब आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। सेक्शन 34 में बात आती है। यहाँ पर ये कहते हैं कि आपको कब तक लास्ट ईयर की ITC को ले लेना है। उसका पहले टाइम था सितंबर, अब इसको बढ़ा करके 30 नवंबर कर दिया है। आपका अगर ऑडिट हो भी चुका है तो अगर अभी भी आप अपनी बुक्स को देख सकते हैं कि अगर आपने कोई ITC नहीं ली है तो 30 नवंबर तक आप उस ITC को क्लेम कर सकते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका आता है सेक्शन 38 के अंदर। यहाँ पर आपको ITC लेनी है, इसके लिए प्रोविजंस हैं। मतलब कि जो कंट्रोलिंग आ रही है ITC लेने के लिए, वो यहाँ पर सेक्शन 38 के अंदर आती है। आपको मैं बता दूं, सेक्शन 16 जो है वो ITC को गवर्न करता है। सेक्शन 37 रिटर्न्स का सेक्शन है, और सेक्शन 38 भी कंडीशंस देता है कि आप कैसे ITC ले सकते हैं। चलिए बहुत गौर से इसको हम समझेंगे। The details of outward supplies furnished by the registered person under subsection 1 of section 37 and of such other supplies as may be prescribed, and an auto-generated statement। ये जो आप auto-generated statement देख रहे हैं ये क्या है, ये आपका है 2B, containing the details of input tax credit shall be made available electronically to the recipient of such supplies in such form and manner within such time and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed। अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात आ रही है। ये बताया गया कि जो रिटर्न आप सेक्शन 37 के अंदर फाइल करेंगे, 37 में जो रिटर्न आप फाइल कर देंगे, सेक्शन 38 के अंदर 2B आपका जनरेट हो जाएगा। और जब ये 2B जनरेट होगा उसके साथ साथ कुछ कंडीशंस भी लगा दी गई हैं ताकि आप ये अपना ITC क्लेम कर सकें। क्या कंडीशंस लगी हुई हैं ये भी आपको बताते हैं यहाँ पर।
ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट जो आपका है ये 2B की बात करता है यहाँ पर। ये क्या क्या कंटेन करेगा? डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच credit of input tax credit may be available to the recipient. Details of supplies in respect of which such credit cannot be availed whether wholly or partly by the recipient. इसका मतलब कि आपको कौन सी ITC क्लेम करनी है, आपको कौन सी ITC नहीं क्लेम करनी है। माफ कीजिएगा, जो आपको ITC क्लेम करनी है वो ये वाली है। जो आपको ITC नहीं क्लेम करनी है वो क्लॉज बी के अंदर है, कैन नॉट क्लेम ITC। और इसके नीचे यहाँ पर कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। ये है कुछ कंडीशंस जिनकी वजह से आप ITC नहीं क्लेम कर पाएंगे। वो काफ़ी विचित्र कंडीशंस हैं, इसीलिए आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी इस बात को समझने में कि अगर आपके पास इनवॉइस है और आपने सारी कंडीशंस मीट आउट कर भी रखे हैं, तब भी आपको अपने सप्लायर पर ही डिपेंड करना पड़ेगा ITC लेने के लिए। कुछ ऐसी बातें यहाँ पर करी गई हैं। तो अब यहाँ पर कौन नहीं ले सकता है ITC? ऑन अकाउंट ऑफ डिटेल्स ऑफ द सेट सप्लाईज बीइंग फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 37(1) बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी टाइम लिमिट में आपको किसी को बाइंड कर देंगे कि वो आपको ITC नहीं दे पाएगा। मान लीजिए किसी ने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल्स, अभी इसके कोई रूल्स नहीं आए हैं, ये केवल बातें लिखी गई हैं एक्ट के अंदर। रूल्स आएंगे और एलैबोरेटली इसको समझेंगे। इसको अगर एग्जाम्पल से समझे, पॉइंट नंबर 1, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन किसी ने लिया हुआ है और ऐसी किसी कमोडिटी के लिए है या ऐसे किसी सेक्टर के ऊपर है जहाँ पर गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि आप 3 महीने तक किसी को ITC नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर ये वाली बात कही गई है, ITC अवेलेबल तो होगी, अवेलेबल इन सेंस ITC आपको GSTR 2B के अंदर दिखेगी ज़रूर से, मगर वो अवेलेबल आप नहीं होगी आपके लिए, आप इसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट में आता है बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्स। कहने का मतलब है कि किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने अपना टैक्स पे नहीं किया, चालान पे नहीं किया, तो आपको वो ITC भी नहीं मिलेगी। और यहाँ पर कहा गया एंड वेयर सच डिफॉल्ट हैज़ कंटिन्यूड फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये भी बताएंगे रूल्स में कि ऐसी कंडीशंस जो हैं वो कब लगेगी, कितने टाइम पीरियड के बाद लगेगी। अभी रूल्स नहीं आए हैं, इसको भी हम आपको बता दें। फिर पॉइंट नंबर 3 है बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन द आउटपुट टैक्स पेबल बाय whom in accordance with the statement of outward supplies furnished by him under the subsection during such period as may be prescribed exceeds the output tax paid by him during the such period as may be prescribed। बड़ी मोटी बड़ी ढेर सारी बातें लिखी गई हैं, आप जस्ट में समझिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि GSTR 1 के अंदर आपने आउटपुट टैक्स दिखाया 1 लाख रुपीज़। GSTR 1 के अंदर आप डिक्लेयर करते हैं कि हम इतना टैक्स आपको देंगे, आपकी आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न होती है, मगर उसी बंदे ने 3B के अंदर इसको कर दिया 60,000 रुपीज़। मतलब अपनी जो सेल थी उसको ज़बरदस्ती घटा लिया है फॉर द पर्पज़ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब आपकी आउटपुट टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, नेट टैक्स का जो भी फ़र्क आएगा अलग बात है। तो यहाँ पर अगर किसी पर्सन ने ऐसा किया हुआ है तो वो भी आपको ITC फिर उसकी नहीं मिलेगी। अब ये उसी टैक्स पीरियड की नहीं मिलेगी या अगले टैक्स पीरियड की नहीं मिलेगी, ये रूल्स बताएंगे। अगला आता है बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु ड्यूरिंग सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड हैज़ अवेल्ड क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ एन अमाउंट दैट एक्सीड्स द क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड बाय हिम in accordance with clause A by such limit as may be prescribed। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति ने अगर एग्जाम्पल पे तौर पे किसी व्यक्ति ने कि 2B के अंदर ITC दिख रही थी 1 लाख रुपीज़ और आपने उसको ज़बरदस्ती 3B में क्लेम कर लिया है 1,50,000 रुपीज़। मान लीजिए 1 रुपया भी वैसे तो अब एक्सीड करता तो दिक्कत होती है। तो अगर आपने एक्स्ट्रा ITC क्लेम कर रखी है ड्यूरिंग सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो आपको यहाँ पर भी जो
आईटीसी है वो आपको अवेलेबल नहीं होगी। मतलब अगर मैं सप्लायर हूँ और मैंने एक्स्ट्रा आईटीसी ले रखी है तो उस आईटीसी को आगे पास ऑन नहीं कर पाएंगे हम। मतलब हम पर सेलर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर सेलर ने आईटीसी एक्स्ट्रा क्लेम कर रखी है तो वो अपनी आईटीसी को आगे पास ऑन नहीं कर पाएगा। यहाँ पर ये बात है। पॉइंट नंबर 5 में है, बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड इन डिस्चार्जिंग हिज टैक्स लायबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 12। अगर किसी व्यक्ति ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया हुआ है, टैक्स नॉट पेड, तो भी आपका आईटीसी अलाउ नहीं होगा। अलाउ इन द सेंस आप आईटीसी को पास ऑन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर सारी की सारी बातें सप्लायर की हो रही है, परचेजर की नहीं हो रही है। और आखिरी में बात कही गई, बाय सच अदर क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, वो भी रूल्स के अंदर बातें सारी आएंगी। तो यहाँ पर ये सारी बातें थी आपकी आईटीसी को लेकर के। आपको अपने 2B को बहुत गौर से देखना है इस बार। ऐसा तो नहीं कि आपके 2B के अंदर कहीं पर इनएलिजिबल लिखा हो, आपको अवेल नहीं करना है ऐसी आईटीसी को। और बड़ी विचित्र बात है कि सारा दारोमदार जो है वो आपके सप्लायर के ऊपर जाएगा, जो आपको माल बेच रहा है, जिससे आप खरीद रहे हैं। और अगर उसकी गलती हो गई तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। यहाँ पर ऐसी सारी बातें हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का अपना सेशन हम कंक्लूड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।